स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 57 आज हम डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2020 के लिए है। बच्चों, साइंस में हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? ग्रेविटेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, किस तरीके से असर डालता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है, मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कोई चीज़ मूव करती है, तो जो मोशन होता है, गति होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना अफेक्ट करता है वो चीज़ हम समझेंगे। मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक का हिट बटन दबा दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम लाइक तो नज़र नहीं आ रहा है। मुझे आपके सारे लाइक्स नज़र आते हैं, जितने बच्चे लाइक करते हैं मुझे वो भी पता चलता है। ठीक है, तो आप जो लाइक करते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक कर दें और फटाफट से अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। और प्लीज़, टाइम बहुत कम रह गया है आपके एग्ज़ाम को, बहुत कम टाइम रह गया। आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें, थोड़ा सा अपना ध्यान दे के सोचें, तो आप देखेंगे आपके पास बहुत कम टाइम बच रहा है फॉर द एग्जामिनेशन। आपको सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है बेटा। तो पढ़ाई को आप स्किप करके मत भगाइए कि वीडियो को बस हम क्वेश्चन आंसर कॉपी में दिखाने के लिए कर रहे हैं। किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसके लिए कर रहे हैं? ये सारा एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है? आपके लिए करवाई जा रही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सारा टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए चैप्टर को कोशिश करिए समझने की और पढ़ने की, ना कि केवल क्वेश्चन आंसर कॉपी पेस्ट करने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन में जो आज हमारे ज्ञान बहुत क्वेश्चंस करते थे, तो आज जिज्ञासा दीदी ने कहा कि क्वेश्चन हम करेंगे, जिज्ञासा आंसर करेंगे। ठीक है, ज्ञान आंसर करेंगे, जिज्ञासा दीदी क्वेश्चन करेंगी। कभी कभी दीदी को भी क्वेश्चन करना चाहिए। तो क्वेश्चन कर रही हैं ज्ञान, कैन यू टेल इफ द ड्रॉप अ बॉल ऑफ आयरन एंड अनदर बॉल ऑफ प्लास्टिक सेम साइज। देखिए, हमने दो बॉल ली है। आपने, अगर आप लोग स्पोर्ट्स में हैं तो आपने दोनों ही बॉल देखी होंगी। एक बॉल ली है हमने प्लास्टिक की, दूसरी ली है किसकी? आयरन की। वो गेम आपने देखा होगा ना, किस किस बच्चे ने अच्छा वो गेम देखा है? टीवी में दिखाते हैं इस तरह पे बहुत सारे हमारे यहाँ पे स्टोन्स रखे रहते हैं या बॉटल्स रखी रहती हैं, और ये जो आयरन बॉल है उसे यहाँ पे फेंका जाता है और फिर कितनी बॉटल्स गिराते हैं। वो वाला गेम आपने देखा होगा, उस वहाँ पे यूज़ होता है इसका। फ्रॉम द वैक्यूम फ्रॉम द सेम हाइट विच वन फॉल एंड रीच द ग्राउंड फर्स्ट। कह रहे हैं देखिए, दो बॉल है, एक लोहे की है, एक प्लास्टिक की है। दोनों बॉल को सेम साइज की है, वैक्यूम में फेंका जाता है सेम हाइट से, एक ही ऊंचाई से और सेम साइज की है, फेंका जाता है दोनों बॉलों को। ज्ञान, आप बताइए कौन सी बॉल पहले आएगी? ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, वैक्यूम में है। ठीक है, थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिए। आगे मैं आंसर बताऊंगी, उससे पहले आप आंसर बताइए कौन सी बॉल पहले नीचे आएगी। ज्ञान रिप्लाई कर रहे हैं, दीदी द मास ऑफ प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द मास ऑफ आयरन बॉल। वो कह रहे हैं देखिए दीदी, जो आयरन बॉल है उसका मास ज़्यादा होता है, आप देखेंगे उसका वेट भी ज़्यादा होता है, और जो प्लास्टिक बॉल है उसका मास कम होता है। बॉल विल रीच ग्राउंड फर्स्ट। तो दैट मीन कह रहे हैं कि दीदी इससे तो ये पता चलता है कि प्लास्टिक बॉल जल्दी आएगी, क्योंकि आयरन बॉल जो है वो क्या है, कम वेट की है। तो ये कह रहे हैं कि मास ऑफ आयरन बॉल ड्यू टू विच प्लास्टिक बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। प्लास्टिक बॉल ग्राउंड पे पहले आएगी। देखो आगे हमारी जो जिज्ञासा दीदी हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज़ जब धरती पे, हमने पढ़ा था, ऊपर फेंकते हैं या नीचे गिराते हैं तो वो उन हर वस्तु पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस। जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उसमें एक वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कह रही है ज्ञान, अपनी गलती सुधारिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है,
आपने क्या आंसर दिया कि दीदी जिसका मास ज़्यादा होगा वो देर में आएगा, जिसका मास कम है वो जल्दी आएगा। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर इन वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल्स बट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम रेट एंड रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। लेकिन अगर आप वैक्यूम में किसी भी चीज को, केवल बॉल नहीं, किसी भी चीज को फेंकते हैं, एक आप ट्रक फेंक रहे हैं और एक आप रुई फेंक रहे हैं, सारी चीजें सेम टाइम में गिरेंगी और सेम स्पीड से गिरेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जी होगा वो सेम रेट से वर्क करेगा। आपको पता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम बात कर रहे हैं वैक्यूम की। आपको पता है वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम वो होता है जहां से एयर निकाल ली जाती है। अगर आपने देखा होगा ये एयर चैम्बर है, इसमें से हम एयर पूरी तरीके से निकाल लें तो ये वैक्यूम बन जाता है। और जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पे वैक्यूम होता है, वहां पे एयर नहीं होती है। वैक्यूम में अगर आपको फेंक दिया जाए, एक बॉल को फेंक दिया जाए, कॉटन फेंक दिया जाए, कागज के पीस फेंक दिया जाए, तो सारी चीजें सेम रेट से सेम टाइम में ही नीचे आएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई चीज पहले या ज्यादा आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी है वो सेम रेट से ही काम करता है। इतनी बात समझ गए? अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो आप कमेंट में यस लिख दीजिए कि हमें ये बात समझ में आ गई कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है। वेयर इज नो एयर। नो एयर मतलब क्या है? वैक्यूम। नो एयर, एयर नहीं होगी वहां पे वैक्यूम, और वैक्यूम में हर चीज सेम ही स्पीड से जाती है। अब बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन की। नॉर्मल कंडीशन की बात करूं मैं, जहां पे हम रह रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन जहां पे एयर होगी, अगर हम जहां रह रहे हैं वहां पे क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन इफ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद फेदर एंड स्टोन। सेम एक्टिविटी अगर हम नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने घर में करके देखें, स्कूल में करके देखें, तो हम यहाँ पे एक फेदर लेते हैं, एक स्टोन, मतलब आप एक पंख ले लीजिए, मोर का पंख, किसी का भी पंख ले लीजिए, और एक पत्थर ले लीजिए। ऑब्जर्व दैट द फेदर रीचेज ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। तो आप देखेंगे जो पंख है आपका वो धीरे धीरे ऐसे टहलता हुआ नीचे गिरेगा, और जो पत्थर है, स्टोन है, वो जल्दी गिर जाएगा। आप पत्थर को और स्टोन को, ठीक है, और फेदर को एक साथ नीचे गिराइए फर्स्ट फ्लोर से। आप देखेंगे पत्थर है वो फास्ट गिरेगा और स्टोन जो फेदर है वो थोड़ा स्लो मोशन में गिरेगा। ये क्यों होता है? दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। जो चीज़ जितनी भारी होती है, जितना वेट होता है, तो एयर में वो रेजिस्टेंस उसका कम होता है, वो जल्दी फॉल होगा। लेकिन जो चीज़ हल्की है तो वो एयर रेजिस्टेंस उसे रोकेगा, एयर का रेजिस्टेंस उसे रोकेगा, पर वो नीचे की ओर आएगा। दिस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द फेदर इज मोर। तो फेदर पे ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है इन कंपेरिजन टू स्टोन, ड्यू टू विच द फॉलिंग स्पीड ऑफ फेदर इज स्लोअर देन द स्टोन। इसकी वजह से हमारा जो फेदर है वो स्लो स्पीड में आता है कंपैरिजन टू द स्टोन। ठीक है, तो बट इफ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन ऑल ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली सेम रेट एंड रीच ग्राउंड एट द सेम टाइम। बट यही एक्टिविटी अगर अगेन आप वैक्यूम में करते हैं, ठीक है, वैक्यूम में, तो वहां पे स्टोन और फेदर दोनों ही सेम रेट से जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी फॉल लेटर। ठीक है, सिंपल सा आप फंडा याद रखिए, लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी फॉल लेटर। इस चीज को याद कर लीजिए, लाइटर ऑब्जेक्ट विल फॉल लेटर। जो हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट है वो लेटर फॉल करेगा, और जो हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है वो तेजी से फॉल करेगा। इतनी बात समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, और आपको पता है इसाक न्यूटन जी ने दी थी। तो अब ग्रेविटेशन भी उन्होंने दिया है, तो ग्रेविटी से भी रिलेट करके उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। नियर द अर्थ सरफेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कैन बी टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। हम एक चीज़ तो समझ गए हैं कि अगर हमारी जो अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आप बोलते होंगे मैम बार बार हम अर्थ क्यों बना देते हैं? क्योंकि हम सारी चीज़ें अर्थ और ऑब्जेक्ट को समझ के कैलकुलेट करते हैं। तो हम मानते हैं कि अगर जो हमारा अर्थ और ये ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस है, इसको हम डी मानते हैं। पर हम सोच लें कि हमारा ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा है, अर्थ के बिल्कुल बाउंड्री पे रखा है, तो अर्थ का जितना रेडियस होगा वही ऑब्जेक्ट से उसका डिस्टेंस होगा, हम ऐसा मान लेते हैं।
ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज कंसिडर कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हम मानते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी अर्थ के रेडियस पे। देयरफॉर इन ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक अ सेम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फॉल करेगा वो सेम इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा, यानी उस पर जी की जो वैल्यू हैगी वो सेम रहेगी। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिप्लेस्ड बाय जी। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारा अगर हम ए की जगह पे जी रख दें, ए इज रिप्लेस्ड बाय जी। ए क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। और यहाँ पे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन को रिप्लेस किससे कर रहे हैं? जी से रिप्लेस कर रहे हैं। समझ गए? तो आपने थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो मोशन वाले चैप्टर में पढ़ी थी उसको हम रिप्लेस करेंगे कैसे? अगर हम ए को रिप्लेस कर दें जी से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमने क्या बना दी? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, वही चीज कर दी है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन क्या थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे हमने क्या कर दी? हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या थी? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए को हटा के हमने क्या लिख दिया? g लिख दिया। थर्ड इक्वेशन क्या थी? टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ a को हटा के हमने क्या लिख दिया? g लिख दिया। 2gs इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई बोले कि तीनों इक्वेशन लिख दीजिए g को a को रिप्लेस करके g से, तो आप इस तरीके से जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप g लगा के इक्वेशंस को रिफॉर्म कर देंगे। चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या एक्सरसाइज दी गई है सॉल्व करने को। आज आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में बोला गया है, सारे क्वेश्चन आपके माइंड एक्सरसाइज के हैं। अभी आपने जो पढ़ा उसी को रिकलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल। आपको पेपर आपको फेंकना है और आयरन नेल को फेंकना है सेम हाइट से सेम टाइम में वैक्यूम में। देन व्हाट ऑब्जेक्ट विल रीच ग्राउंड फर्स्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहले आएगा और क्यों? रीजन भी बताना है। क्वेश्चन 2 में बोला है व्हाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव क्यों होता है अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। व्हाट हैपन रीच। इसके अलावा बोला है ग्राउंड डिफरेंट इंटरवल दे ड्रॉप्ड देन सेम हाइट एट द सेम टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखना है जहाँ पे ए को रिप्लेस करना है जी से। उससे पहले ये वाला पैराग्राफ मैंने मिस कर दिया, उसको मैं बता देती हूँ। व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकते हो तो आप जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हो, बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे की ओर खींचता है। और अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोज में उल्टी दिशा में काम करोगे तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। When ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन, जब भी आप ऑब्जेक्ट नीचे की ओर फेंकोगे जिस ओर ये फोर्स लग रहा है तो हमेशा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है। कीप मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट एंड 2 यार्ड। आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है 6 फीट और 2 यार्ड। और नॉट ओनली यू, आपको दूसरों को भी इस चीज़ से अवगत कराना है कि भाई साहब आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करिए फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड, क्योंकि दिल्ली में अगेन विंटर आ रही है और कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला है वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड अ थिक आयरन नेल। देखिए एक तरफ पेपर के टुकड़े हैं जो आपने कॉपी के पेज फाड़े हैं ना, पेपर पीसेस है, और एक तरफ आयरन नेल लोहे की कील है भैया। दोनों को आप क्या कर रहे हैं? सेम हाइट से सेम टाइम पे नीचे ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? जहाँ पे एयर नहीं होती। देन विच ऑब्जेक्ट विल रीच ग्राउंड फर्स्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा? मैंने भी आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन करिए। आप बहुत स्मार्ट है, फटाफट लिख लेंगे। वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नेल फ्रॉम द सेम हाइट सेम टाइम इन वैक्यूम, देन बोथ ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड एट सेम रेट। दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम रेट से ग्राउंड पे आएंगे बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। क्योंकि यहाँ पे जो होगा थ्रू आउट पूरे वैक्यूम में जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसलिए सारी जो चीज़ें हैं सेम रेट से सेम टाइम पे फॉल होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Why acceleration due to gravity is taken as -g for any object thrown in upward direction। आप लिखेंगे acceleration due to gravity is taken as -g
for any object thrown in upward direction because it is against the direction of gravitational force. Why this happen? This is happen because of it acts against the direction of gravitational force. gravitational force के अपोजिट दिशा में ये काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, माइनस पे है। आपका आंसर 1 और 2 हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Why object reach the ground at different interval time when they are dropped at same height at the same time in normal condition? अब बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब कि भैया जहाँ पे एयर है, जहाँ पर एयर है वहाँ पे चीज़ें क्यों जल्दी या पहले गिरती हैं? तो इन नॉर्मल कंडीशन दिस इज हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से मैंने अभी आपको बताया था क्या, लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी फॉल लेटर। लाइटर ऑब्जेक्ट विल बी फॉल लेटर। जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो लेटर फॉल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन देम। आपको बताना है राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ ग्रेविटी अगर आप रिप्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। ऑफ अर्थ देयरफॉर, यहाँ पे क्या है, देयरफॉर अगर हम एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 1 2 एंड थर्ड इक्वेशन होती है 2gs equal to v square minus u square. So these are your 3 equation of motion when we replace a as g, that is acceleration due to gravity. So यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 57 सॉल्व कर ली है साइंस की। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, और आपके क्या व्यू हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर और क्या डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। आपको लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवाना है, रिलेटिव से सब्सक्राइब करवाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके, हमारी फैमिली बड़ी हो और हम बच्चों के लिए यूज़फुल कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।